हेलो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयबिलिटी क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम जहाँ तक पीछे कवर कर चुके थे उसके आगे की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट टाइम तक हमने क्या क्या कवर कर लिया है। लास्ट क्लास तक हमने एक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन की यूनिट में सेफ्टी एंड हेल्थ कवर किया है, एक्यूपेशनल हैजर्ड कवर किया है, एक्सीडेंटल सेफ्टी कवर किया है, फर्स्ट एड कवर किया है, बेसिक प्रोविजंस कवर किए हैं, इकोसिस्टम को भी हमने कवर किया है। लास्ट क्लास हमारी पॉल्यूशन पर थी, पॉल्यूशन भी कवर हो गया है। आज की क्लास हमारी होगी एनर्जी कंजर्वेशन पे। एनर्जी कंजर्वेशन मतलब ऊर्जा संरक्षण पे। तो ऊर्जा संरक्षण से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऊर्जा क्या है। तो आज की क्लास यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊर्जा क्या होती है कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को उसकी ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से छोड़ी गई गोली के लक्ष्य से टकराकर विस्थापन उत्पन्न करती है, यानी जिससे लक्ष्य से वो टकराती है उसे डिस्टर्ब कर देती है, उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर देती है। तो कार्य की भांति ही ऊर्जा भी एक अदिश राशि है, यानी कि ये एक अदिश राशि है। तो ऊर्जा का जो यूनिट होगा वो भी कार्य के ही जैसा होगा। तो ऊर्जा का यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, ऊर्जा मतलब एनर्जी इक्वल टू शक्ति इंटू समय, यानी कि पावर इंटू टाइम। तो पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे ऊर्जा निकल कर आती है। तो ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं, अगर हम फिजिक्स यानी कि भौतिकी के हिसाब से समझे तो ऊर्जा दो प्रकार की होती है। एक गतिज ऊर्जा होती है और स्थितिज ऊर्जा होती है। तो गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं? गतिज ऊर्जा मतलब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा आती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे गोली में उसकी गति के कारण ऊर्जा है, वैसे ही बंदूक से छोड़ी गई गोली, धनुष से छोड़ा गया तीर, गतिमान हथौड़ा, गिरती हुई वर्षा की बूंदें आदि सब में गतिज ऊर्जा होती है। और ये सारे के सारे गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। दूसरी टाइप की ऊर्जा क्या होती है? दूसरी टाइप की ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। जब किसी वस्तु विशेष की विशेष अवस्था के कारण कार्य करने की क्षमता आ जाती है तो वह स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे बांध में ऊंचाई से जल एकत्रित किया जाता है, फिर उसके अंदर एक स्थितिज ऊर्जा यानी उसकी विशेष स्थिति के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। उस ऊर्जा को जब हम नीचे उस पानी को नीचे टरबाइन पे गिराते हैं तो वो उस ऊर्जा से क्या करता है, टरबाइन के पहियों को घुमाता है और उससे विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रकार हमने क्या क्या ऊर्जा परिवर्तन किए? टरबाइन से पहले जब हमने बांध बनाया, बांध पे जब पानी इकट्ठा किया तो वहां पे स्थितिज ऊर्जा थी। स्थितिज ऊर्जा को हमने टरबाइन पे गिराया, टरबाइन घूमने लगा, टरबाइन में कौन सी ऊर्जा आ गई? गतिज ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि टरबाइन में गति आ गई। और फिर टरबाइन की गतिज ऊर्जा का हमने डायनेमो का उपयोग करते हुए उससे हमने बिजली बनाई। तो बिजली क्या है? एक विशेष प्रकार की स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। तो जो बिजली है वो किस तरीके की विशिष्ट ऊर्जा है, इसलिए बिजली हुआ या फिर स्प्रिंग हुआ या फिर जो हमारा इलास्टिक होता है उसको खींच के जो हम उसकी स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे गुलेल की रबर को हम लोग खींचते हैं तो उसमें एक विशेष स्थिति को हम स्थिति के कारण उसमें एक ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। तो उस तरीके की ऊर्जाओं को हम कुछ अलग स्पेसिफिक नाम देते हैं। तो कुछ और तरह के ऊर्जा के कुछ और प्रकार हैं, उनको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि एक प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा मतलब किसी के खींचने के कारण किसी की वस्तु को खींचकर उसके अंदर एक विशेष स्थिति में एक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, फिर उसको छोड़ देते हैं। तो उसकी वजह से वो प्रत्यास्थता की वजह से क्या होता है कि वो वस्तु वापस अपनी जगह पे आने की कोशिश करती है और उससे वो गतिज ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। जैसे कि जब हम घड़ी में चाबी भर दी जाती है तो घड़ी के भीतर स्प्रिंग दब जाती है और वो तनाव में आकर एक विशेष अवस्था के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न कर लेती है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इसी तरह इलास्टिक को जब हम खींच कर उसको लंबी स्थिति में रखते हैं तो क्या होता है, वहां पे भी एक जो ऊर्जा आती है उसको भी प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। फिर क्या होगा ना, एक और प्रकार है स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
विद्युत आवेशित हो जाते हैं। विद्युत आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित या प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करता है, यानी कि उसको प्रतिकर्षित करता है, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो जैसे कि हमने पॉजिटिव चार्ज कोई पार्टिकल लिया और उसके पास में नेगेटिव चार्ज के पास ले जाते हैं, तो अपने आप ही उसको खींच लेता है, या फिर वो खींच के उसकी ओर चला जाता है। वैसे ही अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के पास ही ले जाते हैं, तो वो उससे दूर भागने की कोशिश करने लगता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, आवेश के कारण ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसका एक नॉर्मल एग्जांपल जो हम लोग घरेलू लेवल पे देखते हैं, कि जब हम गर्मी के दिनों में या फिर सर्दियों के दिनों में क्या होता है कि जब हम कंघे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें तेल लग जाता है, और लगातार इस्तेमाल करने से कभी कभी कंघी में चार्ज उत्पन्न हो जाता है। चार्ज यानी कि आवेश उत्पन्न हो जाता है। फिर उसको बाल के आसपास ले जाते हैं तो बालों को खींचने लगता है। तो वो किस प्रकार की ऊर्जा है, वो चार्ज के कारण उत्पन्न हो रही है, क्योंकि एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, वो उसको खींचने लगता है। तो इस प्रकार की ऊर्जा क्या होती है, इसको स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा बोलेंगे। फिर एक और प्रकार की ऊर्जा होती है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा बिल्कुल विद्युत आवेश की तरह ही है, लेकिन ये चुंबकीय गुणों के कारण है। जैसे कि एक चुंबक का पॉजिटिव पोल होता है, निगेटिव पोल होता है। तो पॉजिटिव पोल्स आपस में रिपेल करते हैं, एक दूसरे को से दूर होने का प्रयास करते हैं, और निगेटिव पॉजिटिव पोल एक दूसरे को खींचते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थिति किसी गतिमान आवेश या धारावाही चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल के कारण है। और ये ज्यादातर जो चुंबकीय जो क्षेत्र बनते हैं, वो भी चार्ज के कारण ही बनते हैं। तो चुंबकीय बल के कारण इनमें जो भी कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, उसे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। इसके अलावा ऊर्जा का एक और प्रकार क्या होगा, रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा के इस प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे ईंधन है। ईंधन रासायनिक, उनमें कुछ रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन रासायनिक तत्व जब हम उनको सामान्य तौर पे देखते हैं तो उनमें कोई ऊर्जा नहीं होती है। जैसे कि कोयले का एक टुकड़ा लेते हैं, तो कोयले का टुकड़ा क्या है, सिर्फ एक पत्थर जैसा ही दिखाई देगा, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होगी। अगर हम उसको फेंक के पत्थर की तरह इस्तेमाल करते हैं तो हमने उसमें गतिज ऊर्जा डाल दी और गतिज ऊर्जा के रूप में उसका इस्तेमाल किया, अगर हम पत्थर को फेंकते हैं। लेकिन अगर उसी कोयले के पत्थर को हम आग लगाते हैं, उसको जलाते हैं, तो उससे क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, और गर्मी से एक अलग प्रकार की ऊर्जा निर्माण होता है। उस ऊर्जा को हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। उस गर्मी से हम खाना बना सकते हैं, उस गर्मी से हम बिजली बना सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो उस प्रकार की ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा होती है। तो विभिन्न प्रकार के ईंधनों में स्थित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। जैसे कोयले, पेट्रोल, मिट्टी का तेल इत्यादि, इन सब को जलाया जाता है, तब इनसे रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, या फिर प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि हम आग लगाते हैं, तो आग से या तो हम प्रकाश उत्पन्न करके उसका उपयोग करते हैं, या तो उसकी जो गर्मी हो रही है उससे जो गर्मी उत्पन्न हो रही है उसका उपयोग कर रहे हैं। तो या तो ये ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करेगा, या प्रकाश के ऊर्जा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करेगा। जो भी हमारी इसमें रासायनिक ऊर्जा थी, उसको जलाने के बाद हमने उससे या तो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त की या प्रकाश ऊर्जा प्राप्त की। तो इस प्रकार से रासायनिक ऊर्जा भी ऊर्जा का एक प्रकार है। फिर ऊर्जा के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं उनको दो तरीके के भागों में बांटा गया है। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जो कि हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, जिनका हम नए नए माध्यमों से जिनका हम आविष्कार कर रहे हैं या जिनकी खोज कर रहे हैं। तो वो सारे हमारे क्या होते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत क्या आएगा, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आएगा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे के सारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत के एग्जाम्पल हैं, जिनको हम लोग परंपरागत तौर पे इनका उपयोग इसी तरीके ऊर्जा के रूप में ही इनको देखते आ रहे हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, कि जिनको जो अभी तक प्रकृति में मौजूद तो थे, लेकिन हम उनको ऊर्जा के रूप में नहीं देखते थे, या ऊर्जा के स्रोत के रूप में नहीं देखते थे। बाद में क्या हुआ कि जैसे जैसे हमने उनके कुछ विशेष गुणों की पहचान की, विशेष गुणों की पहचान करके उनसे ऊर्जा उत्पन्न करने की जो क्षमता विकसित करी, इस कारण ही उनको गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बोलते हैं। ऐसे स्रोत क्या क्या होते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, आज की डेट में ये बहुत पॉपुलर ऊर्जा स्रोत है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी हवा की गति से हम, जो हवा की गति है उस गतिज ऊर्जा से हम कोई
पवन चक्कियाँ चलाते हैं, पवन चक्कियों से हम बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, समुद्र में ज्वार भाटा आते हैं, उसमें अच्छी खासी गतिज ऊर्जा होती है, उस गतिज ऊर्जा का हम उपयोग कर सकते हैं। बायोगैस, बायोगैस मतलब जो हमारे कार्बनिक पदार्थ हैं उनको सड़ने के बाद जो उनमें मीथेन या इस तरीके की जो ज्वलनशील गैसें उत्पन्न होती हैं, उनका उपयोग हम जलाकर ऊष्मा के रूप में या फिर प्रकाश के रूप में उनसे ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। जैव ईंधन, जैव ईंधन, उसके बाद में भूतापीय ऊर्जा यानी जैव ईंधन यानी कि तो आपके जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको जलाकर भी ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। ये वो जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं, कोयला, पेट्रोलियम, उनसे अलग जैव ईंधनों को हम उपयोग में ला सकते हैं। जैसे कि आपके खेत से निकला हुआ जो पौधों के तने होते हैं, भूसा होता है, भूसी होती है, उन सबको भी जलाकर हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हुए। भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा उसकी जो हमारे धरती के अंदर बहुत सारे ज्वालामुखी मौजूद हैं, या वहाँ का जो क्रोड है, क्रोड के अंदर बहुत सारी गर्मी पिघली हुई धातुएं हैं और वहाँ का माहौल काफी गर्म है। तो उस ऊर्जा का अगर हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसको हम भूतापीय ऊर्जा बोलेंगे। वर्ज्य पदार्थों से बिजली बनाना यानी कि जो ह्यूमन वेस्ट है या जो कूड़ा करकट है उससे हम बिजली बना सकते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन गैस को हम आज की डेट में उसको ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोमास की ऊर्जा, बायोमास बायोगैस, जैसे बायोगैस में क्या होता है कि हम पहले उसे सड़ा कर किसी जो हमारा कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर उससे बायोगैस बना सकते हैं, या फिर उस बायोमास या जो हमारा कार्बनिक वेस्ट है उसको हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसे बायोमास ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि आप गन्ने की खोई होती है, गन्ने की खोई जो उसे रस निकालने के बाद में जो खोई बच जाती है उसका हम इस्तेमाल ईंधन के रूप में कर लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बायोमास ऊर्जा बोलेंगे। तो इस तरीके से ये ऊर्जा के स्रोत हैं। ऊर्जा के स्रोत के बाद में हम आगे चलते हैं कि ऊर्जा के संरक्षण को हम समझ लेते हैं, जो इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। तो ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है कि ऊर्जा को बचाना या ऊर्जा को संरक्षित करना। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का एक जो भौतिक सिद्धांत है वो क्या कहता है कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये भौतिक सिद्धांत के हिसाब से ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है। तो फिर ये बात कहाँ से उठ के आती है कि ऊर्जा को हमें संरक्षण देना है? वो कैसे होता है ऊर्जा संरक्षण, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ऊर्जा संरक्षण का जो भौतिक सिद्धांत है उसको समझ लेते हैं। भौतिक सिद्धांत के हिसाब से ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता, केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ऊर्जा के परिवर्तन के उपकरण क्या क्या है? जैसे कि डायनमो से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत मोटर से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन कर लेते हैं, माइक्रोफोन से ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर लेते हैं, लाउड स्पीकर से उसका वाइस वर्सा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हम एक ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित कर रहे हैं। जैसे डायनमो को यूज कर रहे हैं तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित कर रहे हैं, और अगर वहीं हम मोटर का यूज कर रहे हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। माइक्रोफोन में हम ध्वनि को विद्युत में परिवर्तित कर रहे हैं, लाउड स्पीकर में विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऊर्जा का हम रूपांतरण कर पा रहे हैं, लेकिन ऊर्जा को हम न कहीं बना रहे हैं न कहीं उसको खत्म कर रहे हैं। तो ऊर्जा संरक्षण का फिर मतलब क्या होता है? तो ऊर्जा संरक्षण का मतलब ये हुआ कि ऊर्जा को रूपांतरण तो हम होते हुए देख रहे हैं, लेकिन उनमें से कौन सी ऊर्जा हमारे लिए काम में आ रही है, यानी उसको हम भौतिक रूप से यूज कर पा रहे हैं, इस्तेमाल कर पा रहे हैं, वो हमारे काम की ऊर्जा है। और अगर उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो वो हमारे लिए ऊर्जा बर्बाद करना है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपकी एक गाड़ी है, गाड़ी में एक इंजन है, इंजन के अंतर्गत क्या होता है कि आप रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा उसमें बनाते हैं, रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं कि उसमें एक इंजन लगा हुआ है, उसमें आप रासायनिक ईंधन डालते हैं, जैसे पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, और गाड़ी को आपने स्टार्ट कर दिया। तो वो इंजन
चलने लगता है इंजन से, उस इंजन घूमने लगता है। अब इंजन घूमने का मतलब क्या हुआ कि आपने जो रासायनिक ऊर्जा था उसको यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया, वो एक मोटर की तरह घूमने लगा। अब क्या हुआ कि अगर हम उसका इस्तेमाल गियर शाफ्ट के माध्यम से पहिए जोड़कर इस तरीके से करते हैं कि गाड़ी चलती है, तो गाड़ी के अंदर गतिज ऊर्जा आ जाती है। तो यानी कि रासायनिक ऊर्जा से हमने क्या किया, रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा परिवर्तित की, यांत्रिक ऊर्जा से हमने उसमें गतिज ऊर्जा परिवर्तित कर ली उस गाड़ी में। तो गाड़ी का इस्तेमाल अगर हम चलने में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में कर रहे हैं, तो उस ऊर्जा का इस्तेमाल हमने किया, लेकिन गाड़ी को हमने सिर्फ स्टार्ट करके छोड़ दिया वहां पे। तो भी क्या हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा लगातार यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। यानी गाड़ी जब तक स्टार्ट रहेगी तब तक उसका इंजन घूमता रहेगा, इंजन काम करता रहेगा, लेकिन उस इंजन के काम करने से हमको उससे कोई लाभ नहीं मिल रहा है, क्योंकि गाड़ी में हम बैठकर कहीं एक जगह से चल के दूसरी जगह नहीं जा रहे हैं, यानी गाड़ी के उस इंजन के स्टार्ट होने का लाभ हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ऊर्जा तो खत्म नहीं हो रही, ना ही ऊर्जा नष्ट हो रही, ना ही ऊर्जा पैदा की जा रही। ऊर्जा को एक स्थिति से दूसरी स्थिति में परिवर्तित किया जा रहा है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा रहा है, यानी कि उसको रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा रहा है। लेकिन चूंकि उस गाड़ी का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं, केवल उसको स्टार्ट करके हमने छोड़ दिया है, तो हमारे किसी काम में नहीं आ रहा है। तो अब इसको हम मानव की दृष्टि से, यानी अपने उपयोग की दृष्टि से क्या कहेंगे कि ये ऊर्जा बर्बाद हो रही है। तो उस ऊर्जा का संरक्षण करने क्या उपाय होगा, या तो हम इंजन को बंद कर देंगे, या तो गाड़ी में बैठकर गाड़ी का चला कर ले जाएंगे, उसका उपयोग करेंगे। तो ऊर्जा का जितना उपयोग हम अपने काम के लिए कर पा रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे लिए यूजफुल है, यानी कि उपयोगी है, और जो उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वो ऊर्जा हमारे लिए नष्ट हो रही है। वैसे संरक्षण सिद्धांत के हिसाब से ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, लेकिन जो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही, वो रूप परिवर्तित करते कहीं और चली जा रही है, तो वो हमारे इस्तेमाल में नहीं आ रही, इसलिए वो हमारे लिए एक तरीके से ऊर्जा की बर्बादी है। तो उसको संरक्षित करने को हम यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण समझ रहे हैं। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या क्या हैं, फिर ऊर्जा संरक्षण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण से तात्पर्य क्या है, हमारे पास जो ऊर्जा उपलब्ध है उसका उपयोग इस तरीके से किया जाए कि उसकी बचत ज्यादा से ज्यादा हो सके, एनर्जी को सेव किया जा सके, अथवा प्रति इकाई ऊर्जा के इस्तेमाल को अधिकतम उत्पादन के लिए किया जा सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दे रहे हैं, तो गाड़ी को स्टार्ट करके जब हम छोड़ दे रहे हैं तो ऊर्जा का हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यानी कि हमने ऊर्जा परिवर्तन तो कर रहे हैं, लेकिन उस ऊर्जा को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें कि ऊर्जा संरक्षण, अगर हम उस गाड़ी को का उपयोग करते हैं, गाड़ी में बैठ के चलते हैं, उसमें सामान ढो के ले जाते हैं, तो उसका उपयोग हम कर रहे हैं, उस ऊर्जा का हम उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये ऊर्जा, इसका मतलब हमने उसका सही इस्तेमाल किया। तो इसी सही इस्तेमाल के लिए ऊर्जा बचा कर रखना, उसी को हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण। तो ऊर्जा संरक्षण के 3R का एक नियम है। तो 3R के नियम को में क्या क्या होता है, पहला R होता है रिसाइकल, रिड्यूस और रीयूज। तो पहला R रिड्यूस, रिड्यूस यानी कम करना, कम करना यानी ऊर्जा का जो उपयोग हो रहा है उसको कम से कम इस्तेमाल, जितना हमको जरूरत है उतना ही उसका वाजिब इस्तेमाल करना। तो यानी कि अगर हम कहीं फालतू ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हमें रिड्यूस कर लेना है, कम कर लेना है, ठीक है। रीयूज यानी कि अगर एक ऊर्जा को परिवर्तित करके दूसरी ऊर्जा में वो परिवर्तन हो रहा है और उसको हम दोबारा पुनः इस्तेमाल कर पाते हैं तो और अच्छी बात है कि ऊर्जा को हमने बर्बाद होने से बचा लिया। जो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो रही है उसका हमने इस्तेमाल कर लिया, तो उसको हम रीयूज कहेंगे। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब उसके ऊर्जा के रूप का परिवर्तन करते हुए, यानी कि एक बार उसका उपयोग हो गया, उस ऊर्जा को हम दोबारा उपयोग कर लें। एक बार जिस ऊर्जा का उपयोग हो चुका है उसको अगर हम बचा कर किसी तरीके से रख सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं, तो उसका हम दोबारा इस्तेमाल कर लें। तो चीजों को हम अब इस्तेमाल को कम करेंगे, इस्तेमाल को पुनः उपयोग करेंगे और इस्तेमाल की एक साइकिल क्रिएट कर लेंगे, रिसाइकल करने की कोशिश करेंगे। तो इन सारे तरीकों से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ऊर्जा का संरक्षण को प्रत्येक स्तर पर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पूरी दुनिया ने कदम उठाए हैं, क्योंकि ऊर्जा का सही उपयोग हो सके,
तो ज़्यादा उपयोग होगा, सही उपयोग होगा तो जो ज़्यादा ऊर्जा हम बचाएंगे उस ऊर्जा का उपयोग हम मानव कल्याण के कार्यों के लिए कर पाएंगे। इसलिए पूरी दुनिया ने मिलकर ऊर्जा संरक्षण के लिए एक बड़ी मुहिम चलाई है और उसी के तहत उन्होंने ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाना भी शुरू किया है। तो सन 1991 से ऊर्जा संरक्षण दिवस की स्थापना हुई है और इसको 14 दिसंबर को प्रत्येक 14 दिसंबर को पूरे विश्व में एक साथ मनाया जाता है लोगों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये डेट याद रखनी है कि 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब से मनाया जाता है? 1951 से मनाया जाता है। तो ये टाइमलाइन भी याद रखिएगा। उसके बाद में जो जनरल रूल्स हैं, सामान्य घरेलू उपाय ऊर्जा संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हर व्यक्ति को मालूम होने चाहिए। वो उपाय क्या क्या हैं? यदि जरूरत ना हो तो लाइट, पंखे, कूलर इत्यादि जो भी बिजली के उपकरण है उनका बेजा इस्तेमाल ना करें। यदि जरूरत ना हो तो उनको बंद कर दें। जैसे कि हमने एक कमरे में, जिस कमरे में रह ही नहीं रहे, वहां पे हमने एसी पंखा सब चला रखा है और हम वहां पे कोई बैठा भी नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ऊर्जा का इस्तेमाल तो हो रहा है लेकिन उसका हमारे व्यक्तिगत जो हमारा उपयोग है वो उपयोग में नहीं आ रही है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, वो एक तरीके से ऊर्जा बर्बाद हो रही है। तो वहां पे ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। सामान्य बल्ब की जगह CFL का यूज करना है, क्योंकि सामान्य बल्ब जो होते हैं वो ज्यादा बिजली की खपत करते हैं, जबकि CFL कम बिजली खपत करते हैं। आजकल तो CFL से भी एक एफिशिएंट मॉडल आ गया LED लाइट्स का। तो आजकल LED लाइट का भी प्रचलन है, उनका उपयोग कर सकते हैं। CFL, LED ये सब चीजें हो सकता है सामान्य बल्ब से थोड़ी महंगी हो, लेकिन ऊर्जा संरक्षण के लिए वो बहुत हितकारी होती है। जैसे एक बल्ब जलाकर आप जितनी ऊर्जा खपत करोगे, आप हो सकता है 10 LED जलाकर भी उतनी ऊर्जा खपत ना करो। 10 LED जलाने के बावजूद भी आपकी ऊर्जा संरक्षित हो रही हो। तो इस तरीके से क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के लिए इन सब चीज सामान्य नियमों का हम पालन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा बिजली खपत रेफ्रिजरेटर करता है, तो आप इसके कूलिंग सिस्टम को हमेशा धूल मिट्टी आदि को साफ करते रहें, क्योंकि इससे साफ ना करने से बिजली खपत ज्यादा होती है। तो जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर या फ्रिज या फिर हमारा AC कैसे काम करता है, उसका जो कंप्रेसर यूनिट होता है, कंप्रेसर यूनिट में अगर धूल मिट्टी जमा रहेगी तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तापमान को कम करने के लिए। लेकिन धूल मिट्टी अगर उसकी हम साफ कर देंगे तो उसमें हवा का आवागमन बना रहेगा और वो आराम से अपने आप को कूल कर सकेगा। तो क्या होगा कि वो कम ऊर्जा खपत होगी, तो उसकी साफ सफाई करके रखनी चाहिए। फिर क्या होता है कि ISI द्वारा चिन्हित उपकरणों का उपयोग करें। इसका मतलब ये होता है, ISI एक तरीके की क्वालिटी, गुणवत्ता की गारंटी होती है कि ये जो सामान आप उपयोग कर रहे हैं ISI मार्क वाला, ये ऊर्जा के मानकों पर पूरी तरीके से टेस्टेड, ट्राइड और इसको इस तरीके से प्रमाणित किया जा चुका है कि ऊर्जा का सही उपयोग कर रहा है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि ISI द्वारा चिन्हित उपकरणों का ही प्रयोग किया करें। फ्रिज का दरवाजा बार बार खोलने या बंद करने से बचें, इससे बिजली खपत होती है। बार बार खोलने से क्या होता है कि जो फ्रिज के अंदर की कूलिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है और बार बार आप उसको खोलेंगे बंद करेंगे तो फ्रिज को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने अंदर के तापमान को बनाए रखने के लिए। तो इसलिए इससे बचना चाहिए। जितना कम से कम इस्तेमाल हो या जितना कम से कम फ्रिज को खोलने से काम चल जाए उतना ही खोलना चाहिए। फिर दिन के समय लाइट्स को बंद रखें। अगर आपके इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, दिन में जब सूर्य के प्रकाश हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो दिन के समय हम उसी की प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं। वहां पर लाइट जलाने की कोई जरूरत नहीं है, तो दिन में हम लाइट्स को बंद रखेंगे। उसके बाद में घरों में पानी की टंकी को भरते समय व्यर्थ में बहने वाले पानी को बचाकर बिजली की बचत कर सकते हैं और पानी की भी बचत कर सकते हैं। तो अगर घर में टंकी है, टंकी एक बार पूरी फुल हो जाती है, फुल होने के बाद में वो फिर भी मोटर चलती रहती है, तो एक तो पानी भी बर्बाद हो रहा है, ऊपर से मोटर ज्यादा जितनी देर तक चल रही है उतनी देर तक उसमें बिजली खपत कर रहे हैं, तो वो बिजली भी बर्बाद हो रही है। तो इस तरीके से उससे हम दोनों चीजों बचा सकते हैं। क्योंकि पानी बचाना भी जरूरी है, जैसा कि हमने पिछली बार भी पढ़ा था अपने पर्यावरण में कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी पदार्थ है, और अगर उसको हम इसी तरीके से उसका बेजा इस्तेमाल या दोहन करते रहेंगे तो वो हमारे पर्यावरणीय तंत्र को किस तरीके से, पारिस्थितिकी तंत्र को किस तरीके से डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि घरों में अगर पानी की टंकी भर रही है तो ये ध्यान रखें कि वो पूरी भर के उससे पानी ऊपर से ओवरफ्लो होने के पहले ही टंकी मोटर को बंद कर दिया जाए, ताकि बिजली की भी बचत हो और पानी की भी बचत हो।
उसके अंदर खाना बनाने में अच्छी ऊर्जा वाले बर्तनों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि खुली पतीले या खुले भगोने में चावल इत्यादि पकाने के बजाय अगर उनको कुकर में पकाएंगे तो कम गैस का इस्तेमाल करते हुए भी वो जल्दी पक जाएंगे, क्योंकि वो प्रेशर में पकाते हैं। तो प्रेशर कुकर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल यथासंभव जितना हो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करें, या फिर जब खाना बना रहे हैं तो खाना बनाने के समय बर्तन को किसी दूसरे बर्तन से ढक दें, ताकि उसके अंदर जो भाप और उसके अंदर जो भाप और तापमान है वो मेंटेन होकर खाना जल्दी पक जाए। तो इस तरीके से हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये सब घरेलू उपाय हैं जिनसे हम घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी ऊर्जा के बचाव के और बहुत से तरीके हैं, क्योंकि ज्यादातर ऊर्जा का इस्तेमाल हम सिर्फ घर के स्तर पे ही नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी ऊर्जा हमारे उद्योगों में उपयोग हो रही है। तो उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण के लिए और बहुत सारे नियम हैं। तो उन नियमों को सरकार द्वारा पहले से ही बनाया जा चुका है, निर्धारित किया जा चुका है, और उद्योगों को उद्योग स्थापित करने के समय में उनको इस बात की जानकारी देनी होती है कि वो क्या करने जा रहे हैं, और उनको सरकार के उन नियम कानूनों का पालन करना होता है। इसके लिए उनको प्रमाण पत्र लेना होता है ऊर्जा इस्तेमाल के लिए, कि वो जो ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे उसका सही यथासंभव सही उपयोग करेंगे, ऊर्जा को बर्बाद नहीं करेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं। तो ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कानून कौन कौन से हैं? सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में आया था, जिसको एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 बोलते हैं। उसके अंदर ऊर्जा के दक्षतापूर्ण उपयोग और उसके संरक्षण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम 29 सितंबर 2001 को लाया गया था। डेट याद रखना, 29 सितंबर 2001। और इस अधिनियम का नाम क्या है? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001। ठीक है। लेकिन इसमें इसके कुछ प्रावधानों में जब बाद में तमाम रिकमेंडेशन ऐसे आए कि इनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, तो इनके प्रावधानों में कुछ सुधार किए गए। तो उन सुधारों को लेकर एक संशोधन विधेयक पेश किया गया था सन 2010 में। तो उसको बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2010। तो 2010 में ये ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 8 मार्च 2010 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में संशोधन करता है। मतलब नियम का जो कानून है वो अभी भी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 ही है, लेकिन उसमें एक संशोधन विधेयक भी और अलग से जोड़ दिया गया, जिससे उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को शक्ति के उपयोग में उद्योगों जो कि अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है, यानी कि उद्योगों की एक लिस्टिंग कर दी गई है उस नियम के अंतर्गत कि कौन कौन से उद्योगों के कौन कौन से नियमों का पालन करना है। तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को शक्ति के उपयोग में विभिन्न उद्योगों जो कि अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है के द्वारा ऊर्जा दक्षता के मापदंडों और मानकों को निर्दिष्ट करने का अधिकार है, यानी कि मानक सरकार निर्धारित कर सकती है। ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के मापदंड और मानक उपकरणों और इमारतों के निर्माण के लिए निर्धारित किए गए हैं, यानी कि जो उपकरण बनाने वाले उद्योग हैं या फिर इमारतों का निर्माण करने वाले उद्योग हैं उनके लिए ऊर्जा संरक्षण नियम निर्धारित किए गए हैं। अधिनियम राज्य सरकारों को इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देती है, यानी कि यह अधिनियम राज्य सरकारों को अधिकार देता है कि इससे संबंधित प्रावधानों को लागू करवा सकती है। इस तरीके से ये ऊर्जा संरक्षण से संबंधित चैप्टर यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो भी है उसमें हम लोग आगे की स्टडीज को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप लोग घर पे सुरक्षित रहें। धन्यवाद।